ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, सीक्रेट्स ऑफ काल पुरुष कुंडली। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष सीख रहे हैं या जो अपनी कुंडली खुद से पढ़ना चाहते हैं। इसमें कुछ ऐसे रहस्य आपको पता चलेंगे जो कि आपको मदद करेंगे अपनी कुंडली का विश्लेषण करने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, ये है हमारे पास काल पुरुष कुंडली। कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, बुरी स्थिति में है या कि अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें काल पुरुष कुंडली का पता होना आवश्यक है। तो इसलिए यदि आप इस कुंडली को देखें तो पहले भाव पे लिखा है धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। इसी तरीके से आगे भी चलते चलते वो सर्कल कंप्लीट होता है 12वें भाव में, जहाँ पे है मोक्ष त्रिकोण। तो इसी के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, या फिर वो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर जो भी ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ पर अच्छा या बुरा फल क्यों देता है। तो आइए आगे जानते हैं इसको हम कैसे देखेंगे। तो कौन सा ग्रह हमें किस तरह का फल देगा, उसके लिए हमें एक ऐसे टेबल की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें हम लिखेंगे प्लैनेट, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन यानी कि उच्च या नीच। तो सूर्य जो हैं वो हम जानते हैं कि एरीज यानी मेष राशि में उच्च के होते हैं, लिब्रा यानी कि तुला राशि में नीच के, चंद्र वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के, मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के, बुध कन्या राशि में उच्च के और मीन राशि में नीच के, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के, शुक्र मीन राशि में उच्च के हैं और कन्या राशि में नीच के, शनि तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के, राहु मिथुन राशि में उच्च के और धनु राशि में नीच के, केतु धनु राशि में उच्च के और मिथुन राशि में नीच के। तो ये हमारे को आइडिया बता देता है कि किस तरीके से कौन सा प्लैनेट किस राशि में है, उस हिसाब से वो ऊंच या नीच की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम अपनी कालपुरुष कुंडली पर। तो अब हमने ये जान लिया कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च या नीच का होता है। अब जो ये भाव है ये है हमारी कुंडली का पहला भाव। यहाँ पर मेष राशि कालपुरुष कुंडली में आती है, जिसका अर्थ है कि सूर्य यहाँ पर उच्च के होंगे। वहीं ठीक सामने ये है तुला। तुला में शनि देव उच्च के होते हैं। तो उदाहरण के लिए आपका कोई भी लग्न हो सकता है, जैसे कि कर्क हो सकता है, मिथुन, कन्या, मीन इत्यादि, कोई भी आपका लग्न हो सकता है। तो समझ लीजिए कि आप कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं, तो 4 नंबर लिखा होगा पहले भाव में। अब समझ लीजिए कि सूर्य आपके यहाँ पर प्रथम भाव में बैठ गए हैं। अब ध्यान ये भी देना है कि जो पहला भाव है वो धर्म त्रिकोण है और धर्म त्रिकोण में ईस्ट डायरेक्शन पड़ रही है। ऊपर आप देख सकते हैं मैंने ईस्ट लिखा है, यहाँ नॉर्थ, साउथ और सीधा ईस्ट के सामने वेस्ट। तो अगर आप देखें तो सूर्य पहले भाव में उच्च के होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी राशि है वहाँ पर, क्योंकि जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो बैकड्रॉप पे हमारे को काल पुरुष की कुंडली के बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये एक आसान तरीका है ये जानने का कि कोई भी जो ग्रह किसी भी भाव में बैठा है वो कैसा बैठा है, क्या वो अच्छा बैठा है, क्या वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में है या एक अच्छी पोजीशन में है। तो ये तरीका सबसे आसान है जानने का। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया कि अगर प्रथम भाव में सूर्य हो तो वो आपको उच्च के सूर्य के फल देंगे, और उसी तरीके से अगर समझ लीजिए यहाँ पर शनि हैं और शनि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं तुला राशि में, या फिर कहें तो सप्तम भाव में, क्योंकि वो एक वेस्ट की डायरेक्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आकर शनि को बल मिलता है।
इसलिए शनि यहाँ पर आकर उच्च की तरह ही फल देंगे आपको। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि यदि समझ लीजिए यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो 4 नंबर राशि में गुरु हो जाते हैं उच्च की, और चौथे भाव में भी आकर गुरु उच्च का फल देते हैं, चाहे राशि कोई भी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक अच्छा तरीका होता है ये जानने का कि जो भी ग्रह मेरी कुंडली में बैठे हैं वो अच्छे स्थान पे बैठे हैं या फिर किसी दुश्मन के स्थान पे बैठे हैं, तो वो आपको आसानी से पता चल जाता है। अब समझ लीजिए उसी तरीके से किसी के गुरु बैठे हैं यहाँ पर दशम भाव में, तो वो क्या है वो भी देखना आपने कि अर्थ त्रिकोण है वो। ये कौन सा त्रिकोण है? मोक्ष त्रिकोण। तो देवगुरु बृहस्पति एक सौम्य प्लैनेट है, ठीक है, बहुत ही शुभ प्लैनेट है, तो उनको इस जगह पर बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो यहाँ पर आके उच्च के फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर आके गुरु जो हैं नीच के हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का अर्थ है रिसोर्सेस, पैसा, धन। तो यानी धर्म हुआ आपकी ड्यूटी, जो भी आपने कार्य करने हैं उसके प्रति जो आप समर्पित रहते हैं वो आपको धर्म त्रिकोण दिखाता है। या फिर कौन से कार्य आप इस जन्म में करने आए हैं जिनके लिए आप बहुत से सैक्रिफाइसेस करते हैं और अपने कर्मों को पूर्ण करते हैं, वो बताता है आपका धर्म त्रिकोण। फिर आता है आपका अर्थ त्रिकोण जो कि दूसरे भाव में आता है। अर्थ त्रिकोण यानी पैसे, रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, ये सब आपके दूसरे भाव से पता चलते हैं। फिर आता है हमारा काम त्रिकोण। तो जो काम त्रिकोण है वो हमारी कामनाओं को दर्शाता है, यानी हमारी किस तरह की हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, ये हम तीसरे भाव से विचार करते हैं। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष यानी मोह का क्षय, यानी जिन चीज़ों को आप छोड़ देना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आपको दिली सुकून मिलता है, वो बताता है आपका मोक्ष त्रिकोण। तो उसी तरीके से अब समझ लीजिए मंगल हैं जैसे, ठीक है, तो मंगल आ जाते हैं आपके 10th हाउस में। अब अगर मंगल 10th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर आकर वो उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के हो रहे हैं और वो आ गए अर्थ त्रिकोण यानी रिसोर्सेज की त्रिकोण में। तो यहाँ पर आकर मंगल बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपने अच्छे फल सक्षमता से दे पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही है कि किस तरीके से हम काल पुरुष की कुंडली का उपयोग करते हैं किसी भी पत्रिका को देखते समय। अब आप सोचेंगे कि इस अगर काल पुरुष कुंडली में देखा जाए तो जो दूसरी राशि है और सप्तम राशि है उसके स्वामी बनते हैं शुक्र, लेकिन शुक्र छठे भाव में जाकर नीच के हो जाते हैं और 12वें भाव में जाकर उच्च के हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो कन्या राशि है ये शुक्र के मित्र की राशि है, बुध की राशि है कन्या, लेकिन जो ये भाव है आपको भाव का भी ख्याल रखना है, सिर्फ राशि का ही नहीं, भाव जो है वो क्या है? रोग, ऋण, शत्रु का। अब जो शुक्र हैं वो भी एक सौम्य प्लैनेट हैं, वो हमारे रिश्तों को दर्शाते हैं, वो हमारे जितने भी हमारे संबंध होते हैं, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे फैमिली के संबंध हो, चाहे किसी भी तरीके के संबंध है, वो हमें शुक्र से नजर आते हैं। तो शुक्र जब भी छठे भाव में आ जाते हैं या छठी राशि में आ जाते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो अनुकूल नहीं रहता, यानी शुक्र यहाँ पर आकर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उसी तरफ अगर शुक्र चले जाएं 12वें भाव में और 12 नंबर की राशि में बैठ जाएं तो विच मीन्स कि शुक्र हो गए उच्च के। तो यहाँ पर वो उच्च के क्यों है? क्योंकि ये है हमारा शय्या स्थान, ये हमारे बेड प्लेजर्स हैं, यहाँ पर हम हर चीज को छोड़कर एकदम गहरी निद्रा में सो जाते हैं। तो शुक्र को भोग विलास, आराम करना, अच्छे से चीजों को भोगना, ये सब पसंद है। और यदि किसी का शुक्र बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में है तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअलिटी में भी जाता है। तो आपने ये देखा कि जो हमारी कालपुरुष कुंडली है वो किस तरह से काम आती है हमारे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किस तरीके से हम कुंडली में इस चीज़ को देख सकते हैं। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कुंडली बनाती हूँ। तो ये कुंडली है समझ लीजिए कर्क लग्न की। तो इसमें हम सारे राशियों को लिख देंगे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो अब हमें पता है कि कौन से ग्रह किस राशि में जाकर उच्च के होते हैं।
ठीक है ना। अब समझ लीजिए ये आपकी कुंडली है कर्क लग्न की। तो अब आपको ये जानना है कि क्या जो मेरा शुक्र है क्या वो अच्छी जगह पर बैठा है, क्या वो मुझे अच्छे फल देगा। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल कि शुक्र आपका 12वें भाव में बैठा है, ठीक है। तो जब शुक्र 12वें भाव में आ गया तो हमें ये मालूम है कि 12वें भाव में काल पुरुष की मीन राशि आती है। तो शुक्र यहाँ पर जाकर अच्छी अवस्था में हो जाते हैं और बैठे भी हैं वो बुध की राशि में जो कि उनका मित्र है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो शुक्र है वो इस पर्टिकुलर कुंडली में जो कि चौथे भाव और 11वें भाव के मालिक हैं जाकर 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये एक शुभ संकेत देते हैं। किससे रिलेटेड? शुक्र यहाँ पर लॉर्डशिप ले रहे हैं 4th हाउस की और 11th हाउस की। तो 4th हाउस है भूमि, भवन, वाहन, आपकी शिक्षा, और ये है आपकी इच्छा पूर्ति का भाव यानी डिजायर फुलफिलमेंट का। अब वो जाके बैठे हैं 12वें भाव में। अब 12वें भाव में ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टीज फॉरेन लैंड में बना सकता है। इसको फॉरेन कंट्री से हमेशा पैसे की प्राप्ति होगी या वो काम ही बाहर करेगा। जो उसकी आय होगी वो किसी फॉरेन कंट्री या किसी बड़ी मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी से रिलेटेड होगी। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। चलिए हमने शुक्र का ले लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल के लिए कि शनि आ गए आपके 10th हाउस में। अब शनि 10th हाउस में देखिए किस राशि में बैठे हैं। तो ये जो राशि है ये है मेष राशि यानी एरीज, ये है मंगल की राशि। तो हमें ये भी देखना है कि क्या शनि मंगल का मित्र है? बिल्कुल नहीं, शनि और मंगल में मित्रता नहीं है। और यहाँ पर शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर दशम भाव में किसकी राशि आ रही है? ये है मकर राशि जो कि शनि की ही राशि है। तो विच मीन्स कि अगर हम उसको सूक्ष्म तरीके से देखें काल पुरुष कुंडली को, तो शनि यहाँ पर आकर इस भाव को कमजोर नहीं करेंगे, यहाँ पर हार्ड वर्क करवाएंगे, यहाँ पर अच्छा काम बहुत करने के बाद आपको सफलता देंगे, क्योंकि ये उनका स्वयं का हाउस है। मतलब जो भाव है वो शनि का ही है। तो इसलिए वो यहाँ पर आकर अष्टम भाव के स्वामी अवश्य बन रहे हैं। लेकिन यदि ये व्यक्ति अष्टम भाव से जुड़े कोई कार्य करता है, दशम भाव यानी आपका प्रोफेशन का हाउस, तो अष्टम भाव से जुड़े कार्य करके ये शनि आपको अच्छे फल प्रदान कर सकता है। और ये तो हो गया चलिए शनि का एक एग्जाम्पल कि किस तरह से शनि ने अपने ही हाउस को, हम भाव की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर अभी राशि के बारे में नहीं बोल रहे। भाव जो है वो दशम भाव है और दशम भाव शनि का खुद का भाव है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं काल पुरुष कुंडली से। तो ये है एक तरीका ये जानने का कि क्या ये अच्छा है जो ये प्लेसमेंट है। और उसी तरीके से यदि हम देखें तो मंगल जो कि कर्क लगन की कुंडली के लिए बहुत ही एक शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, बहुत ही योग कारक माने जाते हैं, पंचम भाव और दशम भाव के मालिक बन जाते हैं, राइट। तो ये जाकर अब समझ लीजिए कि मंगल हैं वो यहां पर जाके बैठ गए यहाँ पर। ओके, ये एक एग्जाम्पल है तो समझिए इसको। पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ में दशम भाव के स्वामी हैं, विच मीन्स कि पंचम और दशम के स्वामी होकर ये बैठ गए लगन पे। मगर अब आप देखेंगे कि ये तो नीच के हो गए, ठीक है ना, क्योंकि मंगल जो है वो कर्क राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। लेकिन फिर आप इस पे आइए, इसको कनेक्ट करिए कि काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव किसका है? पहला भाव है एरीज का यानी मेष राशि का। क्या ये मंगल की राशि है? जी हाँ, ये मंगल की खुद की राशि है। तो अगर मंगल यहाँ पर बैठे हैं इवन नीच के होके, नीच राशि में हैं, तो थोड़े अनकंफर्टेबल हैं। मगर क्या वो शत्रु की राशि में है? शत्रु की राशि में नहीं है। चंद्र और मंगल में शत्रुता नहीं कही जा सकती, लेकिन यहाँ पर बैठकर मंगल अच्छा फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार पहला भाव है मेष राशि।
तो इस तरीके से आप अपने प्लैनेट्स का आंकलन कर सकते हैं कि कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरीके हम देखते हैं। अब समझ लीजिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर बैठे हैं फॉर एग्जांपल मरकरी, बुध। अब ये छठे भाव में बैठे हुए हैं। किसकी राशि में बैठे हैं? सैजिटेरियस की राशि में बैठे हैं। अब हम इसको टैली करते हैं आपकी कालपुरुष से। कालपुरुष में जो छठा भाव है वो बुध का भाव है। यहाँ पर राशि आती है कन्या। तो अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो बुध छठे भाव में बैठकर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ये अपने अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और बैठ गए हैं छठे भाव में। तो इस तरीके से यदि आप अपना विश्लेषण करते हैं कुंडली का तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट मुझे अच्छे रिजल्ट दे रहा है या बुरे रिजल्ट दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कालपुरुष कुंडली को हमेशा कंसिडर करें, कभी भी एनालिसिस करने से पहले। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं और भी इसी तरीके के हिडन सीक्रेट वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी, जिससे कि आपके ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि हो। जब भी आप ज्योतिष को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए ये जानने की कि कोई भी जो हमारे नियम हैं वो आखिर लिखे क्यों गए हैं, उनका लॉजिक क्या है, और उनको किस तरह से आप अपनी डेली प्रेडिक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और भी जानकारी भरे वीडियोस। धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।